डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैटालिसिस। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन विद एग्जांपल। ओके, प्रोमोटर वो समझेंगे, पॉइजन्स क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे, इनहिबिटर और रिटार्डेशन क्या इनकी डेफिनेशन होती है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस ये पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, समझ लीजिए। पहले देखिए देखिए कैटालिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या होगा, समझाने की कोशिश करता हूं, समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लिखिए हमने, KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, इसको हीट कर रहे हम एट 653 टू ओके 873 केल्विन टू गिव्स KCl प्लस O2 डाइऑक्सीजन। यहाँ 2 मोल, ये 2 और ये 3 मोल। ओके, देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया था बर्जेलियस ने। किसने? बर्जेलियस ने। ओके, देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड को हीट किया हाई टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर बताएं यहाँ पर, बोलो 653 केल्विन टू 873 केल्विन। ओके, टू गिव्स पोटाशियम क्लोराइड एंड डाइऑक्सीजन। उसके बाद देखिए इत्तेफाकन क्या हुआ था कि पोटाशियम क्लोराइड को इसने हीट किया था और इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड किए मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या ऐड किए बोलो? मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसको हीट किए एट 473 केल्विन टू 633 केल्विन। तो इससे भी उसे सेम प्रोडक्ट मिला था। ध्यान से देखिए, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद देयर इज नो चेंज इन मैंगनीज डाइऑक्साइड। रिएक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन, सुनिए, आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन, ओके, देयर इज नो चेंज इन MnO2। जितना MnO2 ऐड किए थे उतना ही MnO2 ये बाय प्रोडक्ट बना। ओके, मतलब यहाँ पर ये तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसने रिएक्शन की गति को बढ़ा दिया। इसके कारण टेम्परेचर थोड़ा सा कम रिक्वायर्ड हुआ, जबकि विदाउट कैटलिस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड था 453 केल्विन टू 873 653 केल्विन टू 873 केल्विन। ओके, और इन विद कैटलिस्ट यहाँ पर टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड हुआ। ओके, और रिएक्शन भी फास्ट हो गया। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो MnO2 यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था, इसका नाम दिया था इसने कैटलिस्ट। क्या नाम दिया था? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट नाम किसने दिया था? बर्जेलियस ने। और ये एक्सपेरिमेंट है 1835 का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट मींस ऐसा सब्सटेंस जिसको हम रिएक्टिंग सिस्टम में ऐड करते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ओके, और यहां पर कैटलिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, द केमिकल सब्सटेंस एडेड इन when the chemical substance added in a reacting system, when the chemical substance added in reacting system, then the rate of reaction increases without consuming itself, called as catalyst।
कॉल्ड एज कैटलिस्ट। मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है, इंक्रीज करता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, बगैर अपना कोई खर्च किए, उसे कहेंगे हम कैटलिस्ट। ओके, चलिए कैटलिस्ट पे थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि एक निगेटिव कैटलिस्ट आपने सुना होगा, निगेटिव कैटलिस्ट और एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो मतलब यहाँ पर जो मैंने बात की है ये पॉजिटिव की बात की है। ओके, तो कैटलिस्ट का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यस सर। और सुनिए, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। सर ये कैटलिस्ट है। ओके, अब ध्यान से देखिए व्हाट इज मीन बाय कैटालाइसिस। अब कैटालाइसिस हम किसे कहेंगे, कैटलिस्ट तो आपको समझ में आ गया। यस सर, कैटालाइसिस किसे कहेंगे हम, तो ध्यान से देखिए, द प्रोसेस इन विच rate of reaction increases, the process in which rate of reaction increases with the help of catalyst called as catalysis। ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट की मदद से केमिकल रिएक्शन की गति, स्पीड, रफ्तार इंक्रीज होती है, उसे कहते हैं हम कैटालाइसिस। क्या बोलेंगे, कैटालाइसिस। मतलब ये प्रोसेस है। यस। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके अमेरिका ने, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन 1995 में 700 बिलियंस डॉलर्स इसका केमिकल कंपाउंड तैयार किया था। 700 बिलियन डॉलर्स केमिकल कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट का यूज करके इसने केमिकल कंपाउंड तैयार किया था और उसका वर्थ कितना था, 700 बिलियंस। ओके, तो चलिए याद रखेंगे आप, समझ में आ गया आपको कैटलिस्ट किसको बोलते हैं हम। यस सर। कुछ डाउट है आपको कैटलिस्ट में? चलिए समझ गया कैटलिस्ट। यस। इसके बाद देखिए, एक है इनहिबिशन या फिर रिटार्डेशन। इनहिबिशन और रिटार्डेशन ये जस्ट अपोजिट है किसका, कैटलिस्ट का। तो ध्यान से देखिए, द सब्सटेंस दैट कैन डिक्रीज द rate of reaction called as inhibitor। ओके, और इनहिबिशन और रिटार्डेशन हम किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए, द प्रोसेस इन विच ROR rate of reaction decreases by inhibitor called as inhibition और retardation। तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब डिक्रीज करने से क्या फायदा होगा। मान लीजिए ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये तैयार करता है कार्बन COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, प्लस वाटर। यस सर। एक काम करते हैं, हम इसके 4 मोल ले लेंगे। ओके, तो बेटा यहाँ कार्बन तो 4 है, चलिए हमने बैलेंस कर लिए हैं। यस सर। ओके, H कितने हैं यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसके 3 मोल ले लेता हूँ। कितने हो गए H कितने, 4, बैलेंस हो गए सर। ओके,
उसके बाद देखिए कार्बन कितने 4 बैलेंस, और यहाँ पर देखिए आप CH कितने थे 12, कितने बैलेंस हुए 8, यस सर, कितने बैलेंस हुए 8, और ऑक्सीजन कितने थे 6, 4 और 2 6 बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना बाकी है इसमें Cl। चलिए ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर Cl बाकी है, कितने Cl बाकी, कितने Cl बाकी थे यहाँ पर 12 में से 8 बैलेंस हुए, 4 बाकी थे, यस सर। तो ये जो तैयार हुआ फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, इट इज टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक इन नेचर। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को एक ओपन इन्वायरमेंट में रखेंगे, खुली जगह रखेंगे, ओके, तो ये ऑक्सीडेशन करके क्या तैयार करेगा, फॉस्जीन गैस, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, बराबर है। तो इसकी गति को, इसकी स्पीड को रोकने के लिए, ओके, यहाँ पर हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, इथेनॉल, और कितने परसेंट, 2%। तो 2% इथेनॉल ये काम करता है किसका, बोलो, इनहिबिटर का। किसका काम करता, इनहिबिटर का, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। ओके, क्या होगा इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा सर, यस। चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा इनहिबिटर क्या होता है और कैटलिस्ट क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। कुछ इसमें 2-3 टर्म्स ये है, एक प्रोमोटर और एक पॉइजन्स, वो भी बता देता हूं आपको। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, प्रोमोटर एंड पॉइजन्स। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम प्रोमोटर और पॉइजन्स पर। देखो, प्रोमोटर उसे बोलेंगे हम कि ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की इफेक्टिव या फिर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ओके, द सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड एज प्रोमोटर। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, मान लीजिए नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाया हमने हाइड्रोजन के साथ, ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ Fe और ये MO मोलिब्डेनम, तैयार हो गया इसमें NH3 अमोनिया, और ये है बेटा हेबर्स प्रोसेस। क्या है ये, हेबर्स प्रोसेस। ओके, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सिर्फ Fe को यूज करते थे तो ये रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो Fe ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट नहीं है। ओके, लेकिन MO मोलिब्डेनम ये यहाँ पर काम करेगा प्रोमोटर का। किसका काम करेगा, प्रोमोटर का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय प्रोमोटर। प्रोमोटर मींस द सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, मतलब यहाँ पर MO के कारण Fe का इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो रहा। देखो Fe एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस, ओके, Fe efficiency increases due to MO molybdenum. So molybdenum act as a promoter. So first of all what is mean by promoter, किसे कहेंगे हम, प्रोमोटर। समझ लीजिए आप, देखिए, प्रोमोटर मीन्स द सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज, the substance that can increase the efficiency, the substance that can increase the efficiency of catalyst called as promoter। ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाए उसे कहते हैं हम प्रोमोटर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइजन्स किसे कहेंगे हम, पॉइजन्स उसे कहेंगे हम क्या जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करे या फिर इफेक्टिवनेस को कम करे। सुनिए आप, द सब्सटेंस
that can decrease the substance that can decrease the effectiveness of catalyst called as poisons, उसे कहेंगे हम poisons। मतलब इसके कारण देखिए क्या कैटलिस्ट का इफेक्टिवनेस कम होता है, ओके, और प्रोमोटर के कारण कैटलिस्ट का इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है। यस, चलिए ध्यान से देखिए, जब हम अमोनिया तैयार करते हैं, ओके, नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे हम अमोनिया के साथ में, ओके, और यहाँ पर कैटलिस्ट मैंने यूज किया हूँ Fe, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ K2O, यस सर, एंड Al2O3, तो ये हमें अमोनिया देता है। यस, चलिए, लेकिन अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO गैस प्रेजेंट हो, CO एंड AS, अगर यहाँ पर देखो, एक तो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट हो, या फिर इसमें देखो इसके साथ में अगर आर्सेनिक अटैच हो, प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेगा, क्या यहाँ पर आर्सेनिक या फिर CO ये पॉइजन का काम करेगा। मतलब यहाँ पर ये Fe की रिएक्टिविटी को, ओके, कम कर देगा। यस, तो ध्यान से देखिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया कि प्रोमोटर क्या होता है और पॉइजन क्या होता है, ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस की कितने टाइप्स होते हैं, सुनिए, कैटालिसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया इसमें होमोजेनियस कैटालिसिस और दूसरा है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के दो प्रकार होते हैं, इसमें नंबर 1 है होमोजीनियस कैटालिसिस, ओके। ध्यान से देखिए, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ लिखा हो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हमने ऑक्सीडेशन की, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ NO, तो ये हमें दे देगा SO3। यहाँ मैंने 2 मोल लिया, इक्वेशन बैलेंस, ये गैस है और NO ये भी गैस है। यस सर, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये एक ही फेज में है, ओके। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये कौन से फेज में, गैसियस फेज में है। यस सर, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है होमोजेनियस कैटालिसिस का। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड COOCH3, ओके, ये एक्वस फॉर्म में, प्लस H2O, यस सर, ओके, ये लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, चलिए H2SO4, ये एक्वस फॉर्म में, यस सर। क्या देगा हमें ये देगा सर CH3 COOH प्लस CH3 बॉन्ड OH, ये लिक्विड और ये लिक्विड, चलेगा। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझ लीजिए, क्या यहाँ पर ये कैटलिस्ट है, यस सर, और ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट, यस सर, और ये क्या है बताइए आप, कैटलिस्ट, ओके, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट। तो ध्यान से देखिए, होमोजेनियस कैटलिस्ट किसको बोलेंगे हम, उसके बाद में होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है। सुनिए, होमोजेनियस कैटालिसिस मींस ऐसा कैटालिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में एग्जिस्ट हो, उसे हम होमोजेनियस कैटालिस्ट कहते हैं, ओके। ध्यान से देखिए, द कैटालिस्ट in which reactant and catalyst exist in same phase called as homogeneous catalyst, ओके। ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसा कैटलिस्ट जिसमें, देखो, ऐसा कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और
रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे हम होमोजीनियस कैटलिस्ट। ओके, अब होमोजीनियस कैटालिसिस किसे कहेंगे हम ध्यान से देखिए, द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर एग्जिस्ट इन सेम फेज। ध्यान से देखिए, द कैटालिसिस मतलब ऐसा कैटालिटिक प्रोसेस, द कैटालिसिस इन विच reactant and catalyst are exist in same phase called as homogeneous catalysis। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए C12H22O11, यस सर, ये एक्वस फॉर्म में यूज किए हमने, प्लस H2O, ये लिक्विड, यस सर। क्या देगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव, यस सर, ये कौन से फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। ये देगा हमें C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। ओके, ये एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये एक ही फेज में प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे हम होमोजेनियस कैटालिसिस। क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस। तो याद रखिएगा होमोजेनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट ये हमेशा एक तो गैसियस फेज में होगा या फिर लिक्विड और सॉल्यूशन में होगा। ओके, ध्यान से देखिए, इन दिस reactant and catalyst are in gaseous or liquid phase but never be solid phase। लेकिन ये कभी भी सॉलिड फेज में नहीं होगा। याद रखेंगे आप, होमोजीनियस कैटालिसिस आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या हेटेरोजीनियस कैटालिसिस किसे कहेंगे। ओके, चलिए इधर का आपने लिख लिया होगा, ध्यान से देखिए, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, यस सर, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है ना। चलिए हाँ देखिए, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा डेफिनेशन, क्या द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज। ओके, ध्यान से देखिए, द catalysis in which the catalysis in which reactant and catalyst are exist in different phase। okay, different phase called as heterogeneous catalysis। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखिए, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट किसको बोलेंगे हम, हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, है ना। एक थोड़ा सा एक शब्द का डिफरेंस है कि ऐसा कैटालिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये अलग अलग फेज में प्रेजेंट हो। ओके, ध्यान से देखिए, द catalyst in which reactant and catalyst are exist in a different phase called as heterogeneous catalyst। ओके, चलिए एग्जांपल ध्यान से देखिए आप, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। क्या यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, सुनिए आप ध्यान से। नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाया मैंने हाइड्रोजन के साथ,
ओके, कितने मोल? 3 मोल। यस सर। तो ये हमें देगा अमोनिया, क्या देगा? अमोनिया। ओके सर, 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखिए यहाँ पर Fe ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। ओके, दूसरे एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए कि अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये तो पता है आपको, रिवर्स प्रोसेस, और ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, OSTWALD एपोस्ट्रोफी ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसका हाफ रिएक्शन लिख रहा RH और PD के प्रेजेंस में। यस सर। ये हमें देगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो 6H2O। यहाँ आपको 4 मोल लेना है, 4 और 6 10 5 है। ओके, चलिए 4 6 10। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्या यहाँ पर देखिए, कैटलिस्ट जो है ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा और रिएक्टेंट जो है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होगा। रिएक्टेंट जो है लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होगा। एग्जांपल देके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। वेजिटेबल ऑयल, ओके, प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो निकेल सॉलिड, ये गैस और ये लिक्विड। ओके, ये देगा हमें फैट, क्या देगा? फैट, जिसे हम डालडा और घी कहते हैं, डालडा और घी। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये लिक्विड स्टेट में है। ओके, ये कंपाउंड कौन सा होता है? ये होता है सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड, जिसमें बिटवीन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यस सर। और यहाँ पर ये होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान से देखिए, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इससे तैयार होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो ध्यान से देखिए, जब सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर ग्राउंड नट ऑयल जो हम यूज करते हैं खाने के लिए, तो जब ये हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और माइक्रो मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब वेजिटेबल ऑयल जो है ये हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, और ऑक्सीडाइज्ड हो करके ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो हम लिबरेट करते हैं, यस सर, एक्सहेल करते हैं, वाटर देता है और उसी के साथ साथ एनर्जी देता है। लेकिन जब वेजिटेबल ऑयल ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा, घूमेगा, ओके, तो ध्यान से देखिए, ये सैचुरेटेड होने के कारण क्या ये हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स में जमा होने लगता है। मान लो अगर ये हमारे हार्ट के पास, आर्टरीज के पास जमा हो जाए, ओके, तो इसके कारण हमें हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि हम डालडा, घी वगैरह का इस्तेमाल कम करें, बस सोयाबीन ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल का इस्तेमाल करें। ओके, चलिए, तो यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या है। यस सर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस पर। ओके, अच्छा, इससे पहले एक बात आपको बता दूं हेटेरोजेनियस के ताल्लुक से, क्या यहाँ पर रिएक्टेंट जो है ना, इन दिस रिएक्टेंट में बी गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। इसमें रिएक्टेंट जो है, देखो, इन दिस रिएक्टेंट में बी इन गैसियस और लिक्विड फॉर्म। ओके, while catalyst always solid form।
जबकि इसमें कैटलिस्ट जो है ये हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ओके, ये कैसा एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, ये हम पहले पढ़े हैं और आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको। क्या, एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, उसमें एक ओल्ड थ्योरी है, इंटरमीडिएट थ्योरी है, जिसमें अर्गेनियस थ्योरी जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं। ओके, और एक है मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स धीरे 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 कवर करवा के देता। चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए समझ लीजिए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस कैटालिसिस और एक है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो ध्यान से देखिए, होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये सेम फेज में प्रेजेंट होता है। इन दिस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, इन दिस reactant and catalyst are in same phase. ओके, और यहां पर इन दिस reactant and catalyst are in different phase, आर इन डिफरेंट फेज। ध्यान से देखिए, इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये सेम फेज में होता है और वहां पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट ये अलग अलग फेज में होता है। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है इसका फेज कौन सा होता है, ध्यान से देखिए, इट इज ऑलवेज इन लिक्विड और गैसियस फेज। ओके, सुनिए, it is always in liquid or gaseous phase but never be solid phase। लेकिन ये solid phase में कभी भी नहीं होगा। ओके, यहां पर देखिए, in this reactant exist in liquid or gaseous phase but catalyst always solid phase। ओके, यहां पर कैटलिस्ट जो है ये मैक्सिमम टाइम जो है किस में रहेगा, सॉलिड फेज में। ओके, चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या यहां पर देखो सेम फेज होने के कारण रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है इसको हम इजीली रिमूव सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए, ड्यू टू सेम फेज it cannot be separated easily। ओके, मतलब यहां पर होमोजीनियस कैटालिसिस वाले प्रोसेस को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि सुनिए आप ध्यान से, ड्यू टू different phase it can be easily separated। देखो यहाँ क्या लिखा हमने, ड्यू टू सेम फेज इट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड इजीली, और यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंट फेज
इट कैन बी इजीली सेपरेटेड। बराबर है, क्यों? देखिए इसका रीजन ये है कि यहां पर कैटलिस्ट मतलब हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वीक बॉन्ड तैयार होगा, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार होगा किसके बीच में? कैटलिस्ट और किसके बीच में? रिएक्टेंट के बीच में। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ लीजिए। इट इज कंपैरेटिवली फास्टर रिएक्शन। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे कि इसमें फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, तो ये वाला फास्ट रिएक्शन होता है। इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर रिएक्शन, है ना। ये अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये रिएक्शन स्लो होगा और ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ध्यान से देखिए होमोजेनियस कैटालिसिस जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं होता, जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे इट इज डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। इट इज डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान से देखिए कि कैटलिस्ट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा, है ना, उतना ज्यादा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होगा, जबकि ये सरफेस एरिया पर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ध्यान से देखिए इट इज मींस यहां पर देखिए कौन सा एक कैटलिस्ट है ना, इट इज या फिर ऐसे लिखते हैं कैटलिस्ट easily dissolve in reactant। कैटलिस्ट जो है ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है इसमें, रिएक्टेंट में। ओके, उसके बाद देखिए कैटलिस्ट does not easily mixed or dissolve in reactant। ओके, मान लीजिए यहाँ पर कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट लिक्विड और गैस है, तो वहां पर सॉलिड इजीली डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है ना। तो ये था बेटा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसके बाद पढ़ेंगे हम एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ओके, चलिए ठीक है, बाय।